हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मथीशियन। मैं आपका दोस्त दीपेश गुप्ता लेके आ गया हूँ फिर से एक नया टॉपिक आप सबके लिए क्लास 7th की मैथमेटिक्स से, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8 ऑफ दिस मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आवर न्यू टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज। दोस्तों, ये वीडियो भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है। पहले पार्ट के अंदर जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो हैं रेशियो, परसेंटेज और एस्टिमेशन और इनके सब टॉपिक्स जो हैं, और बाकी के जो दो तीन टॉपिक्स बचेंगे वो हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है रेशियो। सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है? देखिए, रेशियो जैसे कि चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि हमें क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। अब कंपैरिजन के लिए कम से कम दो क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम जो जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारी की सारी किन्हीं दो क्वांटिटी या फिर दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करने के मेथड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो किसी भी दो क्वांटिटी को फ्रैक्शन फॉर्म में शो करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? रेशियो। जैसे मान लीजिए दो नंबर दे रखे हैं ए एंड बी। जैसे हम फ्रैक्शन में इन्हें लिखते हैं इस तरह से, अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a अपॉन बी। उसी तरह से सेम अगर हम इसे रेशियो में शो करेंगे तो हम इसको लिखेंगे a रेशियो b। दिस इज अ सिंबल ऑफ रेशियो। ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है, ये भी दोनों का फ्रैक्शन ही है, बस शो करने का तरीका अलग हो गया, a रेशियो b। ये भी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन और ये भी इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, दोनों क्वांटिटीज के बीच में। जैसे आपको दे रखा है 2:3, तो 2:3 कुछ भी नहीं है, 2:3 का मतलब 2/3 ही है। अगर आपको वैल्यू दे रखी है 4/9, तो 4/9 का मतलब और कुछ नहीं, 4:9 ही है। यानी कि पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन क्या है? पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना पार्ट है, या फिर दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी का कितना पार्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो। ओके, समझ में आया? तो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ कंपेयर टू क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम शो करेंगे तो ये मेथड कहलाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, लेकिन इस फॉर्म में शो करना ही कहलाएगा कि ये रेशियो है। ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, फ्रैक्शन और रेशियो का। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है, रेशियोज यानी कि यहाँ पे जो कंपैरिजन होने वाला है वो रेशियो के बीच में होने वाला है। अभी तक हमने नंबर के बीच में जो कंपैरिजन किया उसको हमने बोला रेशियो, कि भाई दो क्वांटिटी दो नंबर है उनके बीच में कंपैरिजन को हमने किया तो उसको हमने बोला रेशियो। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि अगर मानिए दो रेशियो को कंपेयर करना हो तो चलिए इसको करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लास टेस्ट के अंदर, इन क्लास टेस्ट राहुल स्कोर्ड 150 मार्क्स। राहुल के स्कोर आए 150 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि राहुल ने 4 सब्जेक्ट्स के अंदर 150 मार्क्स स्कोर किए। एंड रश्मि स्कोर्ड, और उसे स्कूल में रश्मि पढ़ती है उसकी क्लास में, तो रश्मि ने कितना स्कोर किया? रश्मि स्कोर 225 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट। उसने 6 सब्जेक्ट्स के अंदर 225 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, चलिए अब देखिए राहुल ने 150 मार्क्स स्कोर किए 4 सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और रश्मि ने 225 मार्क्स स्कोर किए 6 सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अभी जो रेशियोज दे रखे हैं इनको हम एक बार और स्मॉलर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, इसको कट करते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? 75। उसी तरह से 225/6, ऊपर वाला 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से 3 2 6, 3 7 21 एंड 3 5 15। इसका आंसर क्या आया? 75.2। अभी आगे फर्दर और कैंसिल आउट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते ना? यानी कि इसके मार्क्स का जो रेशियो है वो है 75:2, और इसके मार्क्स का रेशियो वो है 75:2। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है?
ठीक है, तो ये दोनों रेशियो हो गए इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो वो रेशियो होते हैं जिन्हें अगर रिड्यूस किया जाए, यानी कि स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद देखा जाए अगर वो लाइक फ्रैक्शन है, अगर वो दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशियो। दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है, लाइक तो हैं लेकिन दोनों इक्वल भी हैं। देखिए बिल्कुल स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोनों की वैल्यू कितनी आई? 75/2, ये भी 75/2, तो दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों रेशियो इक्वल हुए। तो अगर दो रेशियो इक्वल है तो यानी कि वो कौन से रेशियो है? इक्विवेलेंट रेशियो। यानी किन्हीं भी रेशियो को रिड्यूस किया जाए स्मॉलर फॉर्म के अंदर और उनका रेशियो सेम निकले, लाइक फ्रैक्शन सेम निकले, उनकी वैल्यू इक्वल निकले, तो यानी वो कौन से रेशियो है? इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे कि नाम शो कर रहा है इक्विवेलेंट, तो वो इक्विवेलेंट रेशियो मतलब दो रेशियो जिनकी वैल्यू इक्वल होती है उनको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेशियो एंड इक्विवेलेंट रेशियो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप बताइए 2:5 और 12:30 क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं है? इन्हें सॉल्व करना है हमें। क्या ये इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं है? सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देखें सॉल्व करके। अच्छा, 2:5 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2/5। रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है। ऐसे ही 12:30 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 12/30 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब देखिए 2/5 ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या? और छोटे कर सकते हैं इनको? नहीं, कैंसिल आउट नहीं होंगे। इसके बाद ये 12/30 इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं? 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 4 जा 12 और ये 3 10 जा 30, 4/10। क्या ये भी और कैंसिल आउट किए जा सकते हैं? क्या ये दोनों 2 से कट सकते हैं? तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 30। क्या ये कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं, यानी कि ये लास्ट फॉर्म आ गई इसकी। अब ध्यान दीजिए 12:30 यानी कि 12/30 को मैं लिख सकता हूँ 2/5 जब इसको मैंने स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसी तरह से 2:5 तो 2:5 था ही, तो इसकी वैल्यू भी 2:5, इसकी वैल्यू भी 2:5, यानी कि ये हो गया और ये वाला हो गया 2:5। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो ये कौन से वैल्यू होगी? क्या ये इक्विवेलेंट है? यस, दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। आए समझ में इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? तो दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। ओके, तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रेशियो इज प्रोपोर्शन। अभी रेशियो पढ़ा। रेशियो क्या है? कि दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने का तरीका जिसको बोलते हैं रेशियो, ठीक है। उसको डिनोट करने के लिए सिंबल होता है डॉट, ठीक है। रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी इंडिकेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ा। इक्विवेलेंट रेशियो क्या था? कि दो रेशियो की वैल्यू इक्वल होती है। इक्विवेलेंट रेशियो के जैसे ही एक टर्म है प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। अभी हमने देखा था 2:5 एंड 12:30। अभी देखा था ना हमने, ये भी 2/5 आया था और ये भी 2/5 आया था। हमने कहा था 2:5 है, ये भी 2:5 है, तो दोनों रेशियो यानी फर्स्ट रेशियो इक्वल हो गए किसके? सेकंड रेशियो के। अभी हमने किया था ना। अभी ध्यान दीजिए, अगर ये रेशियो इक्वल है तो इनको हम इक्विवेलेंट रेशियो भी कहते हैं और इसको हम प्रोपोर्शन में भी कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि 2:5 इज इन proportion of 12:30। 2:5 is in proportion of 30। अब आप कहोगे सर ये इतना बड़ा टर्म लिखना पड़ेगा, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे कि प्रोपोर्शन में? आपको कैसे पता लगेगा? तो इसका जो सिंबल है वो है 2:5 is in proportion of 12:30। This symbol denote the proportion
यानी कि ये इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर है। दिस इज द सिंबल 4 डॉट। ठीक है, तो कोई भी दो रेशियो अगर इक्विवेलेंट होंगे या फिर प्रोपोर्शन में होंगे तो हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से। ओके, दो रेशियो की साइन बना के इस तरह से डिनोट किए जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं इसे। मानिए आपको दे रखा है कि कंसीडर टू रेशियोज, दो रेशियो दे रखे हैं 5:15 एंड 7:21, ये दो रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि दोनों प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ओके, सो 5:15, सॉरी, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 5/15। देखते हैं इसको स्मॉलर फॉर्म में चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आ गया 5 1/3, या फिर इसको हम लिखेंगे 1:3। सेकंड है 7:21, इसको लिखेंगे 7/21। फिर दोबारा से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:3। दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब 5:15 और 7:21 आर इन प्रोपोर्शन। ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर हैं, तो हमें डिनोट किस तरह से करेंगे, इस तरह से। अब ध्यान देना, यहाँ पर 4 टर्म है, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। देखिए इक्विवेलेंट रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर क्या डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो दो या दो से ज्यादा रेशियो के बीच में भी आपको कंपैरिजन कर सकते हो। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन, यानी कि वहां पर A1/B1, A2/B2, यानी काफी सारी क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन को इक्विवेलेंट रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन प्रोपोर्शन जो होगा ये हमेशा दो रेशियो के बीच में ही कंपैरिजन होगा। प्रोपोर्शन हमेशा दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन होगा। तो यानी यहाँ पे लिख रखा है, अब देखिए दो टर्म इस रेशियो की और दो टर्म इस रेशियो की, तो मान लेता हूं कि ये एक रेशियो है A/B और दूसरा रेशियो है वो है C/D। ये फर्स्ट रेशियो और ये सेकंड रेशियो। अब देखते हैं ये टर्म क्या क्या कहलाती है। देखिए यहां पर ये B और जो C है ये टर्म कहलाती है मीन। B एंड C, दीज टर्म्स आर कॉल्ड एज मीन्स, ये जो बीच के दोनों टर्म है। और जो A और B है ये टर्म कहलाती है एक्सट्रीम। ध्यान रखना, किसी भी रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर जो मिडिल दो टर्म होगी वो कहलाएगी मीन्स, और जो बिल्कुल एंड में जो टर्म होगी स्टार्टिंग और एंड वाली वो टर्म कहलाएगी एक्सट्रीम। ठीक है, ये 4 टर्म होगी, बीच की दो टर्म मीन और इस ई वाली टर्म कौन सी कहलाएगी, एक्सट्रीम। अब देखिए इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। अगर हम ध्यान दें, इधर जैसे दे रखा है कि A/B इज इन प्रोपोर्शन ऑफ C/D। अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखें तो लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल ही होता है, तो A/B इज इक्वल टू C/D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो D यहां चला गया, B यहां चला गया, तो ये आ गया A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय B। A का D से मल्टीप्लीकेशन हो गया और C का B से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए A और D क्या टर्म्स हैं, एक्सट्रीम, इनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। और C और B बीच के दोनों टर्म, ये क्या है, मीन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एक्सट्रीम है इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो दोनों टर्म है A और D, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर होगा किसके, इन दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन के। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखिए ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा नहीं है कि आप माइंड में बिठाना है यार एक्सट्रीम मीन्स कैसे टर्म बता रहे हैं सर, याद रहेगी नहीं रहेगी, नहीं बिल्कुल याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म को याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप समझिए एक्सट्रीम यानी कि आउटर वाली टर्म, एक्सटीरियर बाहर की तरफ जो टर्म होगी वो एक्सट्रीम, और बीच में जो है मीन।
ठीक है, इन दोनों कहेंगे मीन, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा बाहर वाली दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन है, केवल इतना ध्यान रखना है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय b, और a b c d कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, आई बात समझ में आप सबको? आउटर दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा इनर दोनों मल्टीप्लीकेशन के। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगी चीज। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है इफ 6:4 is in proportion of 12:x, then find x। एक क्वेश्चन है कि 6:4 प्रोपोर्शन में है 12:x के, तो फाइंड x। अच्छा, 6:4 इज इन प्रोपोर्शन ऑफ, ऐसे लिखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ 12:x। 6/6:4 मतलब 6/4। प्रोपोर्शन के साइन को मैं लिख सकता हूँ इक्वल का साइन, और 12:x को लिख सकते हैं तो 12/x। सॉल्व करें। अब देखिए x को यहाँ ले जाते हैं, 4 को यहाँ ले जाते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x यहीं रहने दो, ये वहां ले जाओ, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा जाके, 6 से 12 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, आंसर क्या आया 4 2 जा 8। एक मेथड तो ये हो गया जिसमें x की वैल्यू 8 आ गई, और दूसरा मेथड क्या है, जैसा हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि बाहर की दोनों वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा अंदर के दोनों वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि बाहर की दोनों वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय x बराबर में अंदर की दोनों वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। सॉल्व कर देते हैं, तो x बराबर 4 इंटू 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, 6 2 जा 12, आंसर आया 8, x की वैल्यू यहाँ पे भी आई 8। ठीक है, प्रोपोर्शन में दोनों वैल्यू इक्वल होंगे रेशो की, और आउटर दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा अंदर की दोनों वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, ये चीज आई समझ में आपको? ओके, बस इस चीज को ध्यान रखना है कि एक टर्म है और इनका मल्टीप्लीकेशन ये कहलाएगा, और रेशो को इस तरह से डिनोट करते हैं, आप अपने आप ही इसको फिर सॉल्व करते चले जाएंगे। ओके, चलिए इसके अंदर भी एक कंडीशन आती है छोटी सी। क्या कंडीशन आती है? मानिए आपको दे रखा है A ratio B is in proportion of B ratio C, यानी कि A ratio B in proportion of B ratio C। देखिए सर, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया भाई, ये B यहाँ भी और B यहाँ भी, यानी कि आपका क्वेश्चन इस तरह से मान लो आपको दे रखा है 1:2 इज इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:4, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है। अब कैसे सॉल्व करें इसको? ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए A:B, B:C, A:B को लिख दूं A/B, B:C को लिख दूं B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय B, तो A मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू ये B इंटू B, यानी B का स्क्वायर, B का स्क्वायर, तो यहाँ पे AC किसके बराबर आ गया? B स्क्वायर के। इसमें कोई डिफरेंस आया? कुछ भी नहीं आया, बाहर की दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन अंदर की दोनों टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, तो टर्म कुछ भी हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, आंसर तो वही आएगा। देखते हैं कैसे, देखो 1:2 इज इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:4। पहले तो देखते हैं दोनों प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। 1:2 को लिख सकता हूँ 1/2, उसी तरह से 2:4 को लिख सकता हूँ 2/4, इसको कैंसिल आउट करूंगा, आंसर आएगा 1/2। दोनों सेम है यानी प्रोपोर्शन में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मानिए देखिए 1:2 इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:4, तो ये A है हमारे पास,
ये B है, ये भी B है और ये C है। तो मेरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि बाहर की दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन अंदर की दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यानी A मल्टीप्लाई बाय C बराबर में B स्क्वायर आना चाहिए। A और C, A 1 है और C 4 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू B का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 1 4 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों बराबर आए कि नहीं आए? ठीक है, आया समझ में प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है? इक्विवेलेंट रेशियो, दो से ज्यादा रेशियो के बीच में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन दो रेशियो के बीच में अगर रिलेशन निकालना है और वो प्रोपोर्शन में, तो हमें किस तरह से डिनोट करेंगे? प्रोपोर्शन के अंदर, यानी कि प्रोपोर्शन के अंदर केवल दो रेशियो के बीच में रिलेशन होता है, दो से ज्यादा रेशियो नहीं होते, इसके अंदर केवल दो रेशियो के बीच में रिलेशन होगा, उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, और प्रोपोर्शन में दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए जब उन्हें हम शॉर्टन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज। जैसे कि टॉपिक का नाम ही बता रहा है परसेंट, देखिए पर सेंट, सेंट मतलब 100, सेंट का मतलब होता है 100, यानी पर 100, 100 में से वो चीज कितनी है, हर एक 100 के अंदर वो चीज कितनी होगी आउट ऑफ 100। अगर हम किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपके मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 10 इतने मार्क्स आए, आउट ऑफ 20 इतने मार्क्स आए, ऐसे ही परसेंटेज के अंदर आउट ऑफ 100 हम उस चीज की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं कि आउट ऑफ 100 वो कितनी है। ठीक है, उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? परसेंटेज। मानिए आपको दे रखा है 20%, तो इसका मतलब है 20 आउट ऑफ 100। अगर आपको दे रखा है 29%, इसका मतलब है 29 आउट ऑफ 100। परसेंटेज का सिंबल है ये, इसका मतलब 1/100। इस साइन का मतलब ये है 1/100। परसेंट का साइन कैसा होता है? इस तरह से, और इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 100। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं कि हमारी 75% बनी है, इसका मतलब ये है कि 75 मार्क्स आए हैं आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर 100 मार्क्स थोड़ी, हमारा 500 मार्क्स का टेस्ट होता है, 100 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट है, 500 में से आते हैं या फिर 800 में से या 1000 में से आते हैं, 200 मार्क्स का एक टेस्ट होता है, तो ये 100 कैसे निकाला? वो भी हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट, वो आगे आएगा। अभी आप देखिए कि परसेंट का मतलब है पर 100, परसेंटेज का मतलब पर 100, यानी हमने अज्यूम कर लिया कि अगर आपके टोटल मार्क्स कितने भी हों, कितने भी आउट ऑफ, मतलब आपके टोटल मार्क्स हैं 500 में से आपका कैलकुलेट करना है टीचर को, तो उसने ये मान लिया सब बच्चों के लिए कि भाई हम 100 में से कैलकुलेट करते हैं, अगर मानिए 100 होते तो इस स्टूडेंट के कितने आते, उस स्टूडेंट के कितने आते, तो इसका मतलब आउट ऑफ 100 जब चीज कैलकुलेट की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि परसेंटेज को डेसिमल या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे, डेसिमल से या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, फिर उनमें किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, पहला टॉपिक है कि परसेंटेज के अंदर आप कन्वर्ट करनी किसी वैल्यू को। अब हमें कुछ भी फ्रैक्शन दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, उसको हमें आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे? तो पहला हम देखते हैं कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे। जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर कन्वर्जन करते हैं, जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 100, ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 100। जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन कि 3/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 3/25 को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, करते हैं। 3/25 दे रखा है, हमने ऊपर पढ़ा जब भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में सिंबल लगाएंगे। देखिए परसेंटेज में जब भी आप चीज डिनोट करते हो तो ये वाला सिंबल लगाना जरूरी है, तो इस सिंबल को लगाएंगे इसमें। तो वैल्यू निकाली, सॉल्व करा इसको, 25 फोर्स आर 100, आंसर आया 12%। सेकंड, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए 1/4, 1/4 की वैल्यू निकालनी है आपको परसेंटेज के अंदर। ओके, तो 1/4 जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो मल्टीप्लाई बाय 100, सिंबल लगाया परसेंट का। सॉल्व करते हैं, 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, तो आंसर आया मेरे पास 25%। आंसर आया मेरे पास 25%। So whenever we convert any fraction into percent form, we always multiply it with 100 and put a symbol of percentage over there. ठीक है, सिंपल, कभी भी आप परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करोगे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना उस वैल्यू को। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम कि फ्रॉम डेसिमल, अब डेसिमल से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, चलिए डेसिमल का भी देखते हैं। मानिए आपको कोई डेसिमल दे रखा है कोई भी, तो सबसे पहले आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन से डेसिमल परसेंटेज में जाने का तरीका क्या है, केवल 100 से मल्टीप्लाई करना। यानी कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा डेसिमल को। जैसे कि एग्जांपल मेरे पास है 0.05, दिस इज इन द डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल से मुझे परसेंटेज में जाना है तो मुझे 2 स्टेप होकर निकालना पड़ेंगे। तो पहला स्टेप है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 0.05, तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट हटाया, अपॉन डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना सबको, डेसिमल का पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, डेसिमल का पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, उस डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरो इसके आगे लगाने हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 1 और 2, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दिए, तो मेरे पास फ्रैक्शन बन गया 5 अपॉन में 100, यानी 0.05 को 5 अपॉन 100 लिख सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, 0.05 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, किस तरह से, मैंने इसका डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 1 रखते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होती हैं उतने जीरो लगाते हैं, तो ये आ गया 5/100 फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज में जाना, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को, तो क्या करते हैं हम, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंबल लगाते हैं परसेंटेज का, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 5%, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल। ओके, एक क्वेश्चन और देखें, ठीक है, 0.2 ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 0.2, डेसिमल हटा, नीचे आया 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, केवल 1, तो 1 0, आंसर आ गया मेरे पास 2/10, 100% से मल्टीप्लाई किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरे पास 20%. So this is how we convert fraction or any decimal into percentage. जब भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है और साइन लगाना है परसेंटेज का। भाई परसेंटेज में आप शो कर रहे हो तो परसेंट का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। और डेसिमल से आप कन्वर्ट कर रहे हो परसेंटेज में तो डायरेक्ट नहीं करना था, डेसिमल से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और फ्रैक्शन से परसेंट करने का तरीका तो आपको पता ही लग गया, मल्टीप्लाई विद 100 एंड पुट परसेंटेज साइन विद द नंबर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इनटू परसेंट। अब हम पढ़ते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, अभी हमने देखा परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे परसेंटेज से कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। अच्छा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई विद 100, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो यानी फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाते तो मल्टीप्लाई विद 100, तो जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो डिवाइड बाय 100, यानी कि हम उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि वेन एवर वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, then we always divide by 100, सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100। एग्जाम्पल, मानिए आपको दे रखा है 24%,
इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू कि 24 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 12 एंड ये 50। दोबारा कैंसिल आउट करते हैं, 2 6 आर ज़ा 12 एंड 2 25। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गया 24% का 6/25, यानी कि मैंने 24% को 6/25 यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, डिवाइड बाय 100। एक और एग्जांपल लेते हैं, 20 चलिए 20 नहीं सॉरी, चलिए 50% लेते हैं। 50% में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 100 से, परसेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, तो आंसर क्या है मेरे पास 1/2। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया किस तरह से, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब हमारा आता है कि भाई परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? अच्छा, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कहते, डेसिमल से फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन और फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो जब परसेंटेज से डेसिमल में आएंगे तो प्रोसेस भी यही फॉलो होगा, परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से फिर डेसिमल। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है कोई भी परसेंटेज, यानी 25% दे रखा है, चलो 20 तो बहुत हो गया, 70% दे रखा है। अब इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100 यानी कि 70/100। आंसर आया मेरे पास 7/10। ये तो हो गया मेरा फ्रैक्शन, ये परसेंटेज फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म। अब मुझे जाना है डेसिमल की तरफ, अब मुझे जाना है डेसिमल की तरफ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले तो इसको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नहीं कट रहा, 7/10 कैंसिल आउट नहीं होंगे, आगे चलता डेसिमल कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। या फिर नीचे 10 दे रखा है, नीचे 10 दे रखा है, तो यानी कि क्या लग जाएगा कि एक जीरो है, यानी कि एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0.7। तो ये हमारा परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके, जस्ट आपको ये चीज याद रखनी है कि डेसिमल से परसेंटेज में जाने के लिए आपको एक फ्रैक्शन के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज, फिर परसेंटेज से डेसिमल में आने के लिए भी आपको पहले फ्रैक्शन में होके निकलना पड़ेगा, तब ये चीज सॉल्व होगी। ओके, सो ये थे कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन और एंड डेसिमल, और कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस तरह से होता है, हम किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर इंक्रीमेंट हो रहा है परसेंटेज के अंदर, तो इंक्रीज इन परसेंट की वैल्यू होगी, वैल्यू के अंदर जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, पहले कितनी वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाय 100%। सिमिलरली अगर डिक्रीमेंट निकालना है तो डिक्रीज इन परसेंटेज इज इक्वल टू, अब डिक्रीमेंट निकालते तो डिक्रीज करेंगे भाई, वैल्यू के अंदर डिक्रीज कितना हो रहा है, तो डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्राची रीड्स 10 बुक्स दिस मंथ। इस महीने में प्राची ने 10 बुक पढ़ी, एंड 15 बुक्स लास्ट मंथ, और 15 बुक उसने पिछले महीने पढ़ी। एंड व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज। भाई प्राची ने इस महीने 10 बुक पढ़ी
और पिछले महीने उसने 15 बुक पढ़ी थी, यानी पिछली बार उसने ज़्यादा बुक पढ़ी थी, इस बार कम पढ़ी, यानी कि डिक्रीज़ हो गई इसकी नंबर ऑफ बुक्स। उसने नंबर ऑफ बुक्स यानी कि कुछ कम पढ़ी है इस बार। अब उसने यही पूछा है कि परसेंटेज डिक्रीज़ कितना, मतलब कितनी कम परसेंट उसने डिक्रीज़ हुई इसकी। ठीक है, निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले यानी कि पहले उसकी थी 15 बुक लास्ट मंथ और अभी है 10 बुक, यानी कि डिक्रीज़ इन वैल्यू, वैल्यू के अंदर कितनी डिक्रीज़ हुई? कितनी डिक्रीज़ हुई वैल्यू के अंदर? 5। 5 बुक कम पढ़ी है तो नंबर तो पता लग गया, पिछली बार 15 इस बार 10, तो अब 5 बुक पढ़ी है। तो उसने पूछा ये बताओ कि वैल्यू के अंदर कितनी डिक्रीज हुई? वैल्यू के अंदर तो हो गया, लेकिन परसेंटेज के अंदर कितना कमी हुई? परसेंटेज कितना गिरा? तो परसेंटेज के लिए हमने फॉर्मूला हमने पता है मुझे कि डिक्रीज इन परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, डिक्रीज इन वैल्यू, कितनी वैल्यू कम हुई? 5 बुक, 5। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कौन सी आएगी? अब कहोगे सर 10 लूं कि 15 लूं? देखिए, आपसे यही आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के अंदर, तो ओरिजिनल वैल्यू वो लेनी है जहां से उसने स्टार्ट किया है। यानी कि जैसे मानिए उसने पिछले महीने 10 बुक पढ़ी, पिछले महीने 15 बुक पढ़ी, इस महीने 10 बुक पढ़ी, उसने पूछा डिक्रीज कितना हुआ, यानी कि वहां से यहाँ पे आई है वो, पिछले महीने से इस महीने में डिक्रीमेंट, यानी कि 15 टू 10, वो डिक्रीमेंट पूछ रहा है, कमी, यानी 15 से 10 की तरफ, यानी कि तो बेस वैल्यू कौन सी आ जाएगी? ये ये इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू। अगर वो पूछता कि इस महीने 10 बुक पढ़ी है, पिछले महीने 15 बुक पढ़ी थी, तो इंक्रीमेंट कितना था पिछले महीने? भाई कितना इंक्रीमेंट था? तो इंक्रीमेंट यानी बढ़ा, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो उसने इंक्रीमेंट पूछा तो इस डायरेक्शन में पूछा, तो उस केस में बेस वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये। किस वैल्यू के रेस्पेक्ट में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको वो ध्यान देना है। ठीक है, अगर इसने डिक्रीमेंट पूछा है तो यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है, यानी बड़ी वैल्यू बेस वैल्यू होगी। अगर वो इंक्रीमेंट पूछता तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो छोटी वैल्यू बेस वैल्यू हो गई। यानी यहाँ पे डिक्रीमेंट, कमी, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो बड़ी वैल्यू क्या हो गई? बेस वैल्यू, यानी बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15 मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्व किया, 5 3s आर 15, यानी 100 अपॉन में 3%। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 3 को 100 को 3 से, तो आंसर आएगा 33 1/3%। यानी कि कितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ? 33 1/3% का डिक्रीमेंट हुआ नंबर ऑफ बुक्स के अंदर। ठीक है, वैल्यू तो हमें पता लगी थी 5 बुक उसने कम पढ़ी, लेकिन परसेंटेज कितनी कम करी उसने? कितनी कम करी? 33 1/3%। तो ये था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, अब देखिए इसके अंदर एक चीज ध्यान देना कि जो मेन चीज है वो है ओरिजिनल वैल्यू, आप कौन सी चूज करोगे? डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट आप निकाल लोगे भाई, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू चूज करना बड़े ध्यान से, ओरिजिनल वैल्यू वही चूज करनी है कि इंक्रीमेंट के टाइम अगर वो इंक्रीज कर रहा है और पूछ रहा है इंक्रीज कितनी हुई, तो आपको लोअर वाली वैल्यू चूज करनी है, और डिक्रीज कितनी हुई तो वैल्यू कौन सी चूज करनी है? हायर वाली वैल्यू। नीचे आ रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू चूज करनी है, और ऊपर जा रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, ध्यान याद रखना इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परसेंटेज कंसेप्ट ऑफ होल। कंसेप्ट ऑफ होल, कंसेप्ट ऑफ होल कैसे? चलिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम डे टू डे वैल्यू, हम डे टू डे चीज़ मार्क्स के अंदर हम बताते हैं, जैसे आप घर पे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो बोलते हैं 100% या 99%। ठीक है, यानी कि आप जब वो परसेंटेज बताते हैं किसी को, कि आपने अपने रिलेटिव को या पेरेंट्स को परसेंट बताते हैं 68%, 90%, 95%, तो परसेंट किस में से बता रहे हैं? जैसे हमने देखा था आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। क्यों? क्योंकि हम वो माइंड में फिगर पहले से लेके चलते हैं कि आउट ऑफ 100, यानी वो टोटल जो चीज़ है वो 100 है और हमें उतने में से मार्क्स मिले हैं
चाहे वो मार्क्स टोटल कितने भी हो, आपको 700 में से मिले, चाहे आपको 800 में से मिले, चाहे आपको 1000 में से मिले, चाहे आपको 500 में से मिले, चाहे आपको 200 में से मिले। लेकिन परसेंटेज की बात करते हैं तो हम वैल्यू लेके चलते हैं कि वो टोटल चीज़ वो 100% है, वो टोटल कंप्लीट चीज़ 100% है। 100% यानी कंप्लीट, अ कंप्लीट थिंग, उसको हम बोलेंगे 100% और उसमें से हमें इतना पोर्शन मिला है, उसमें से हमें इतना पार्ट मिला है, ठीक है? जैसे अगर हम बात करते हैं कि अटेंडेंस की, तो अब बात की जाती है कि पूरे साल में किस बच्चे की अटेंडेंस 100% रही। 100% मतलब वो टोटल, मतलब उसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, वो हर एक दिन स्कूल आया है। इसका मतलब 100% यानी टोटल उसने जितने भी रेगुलर डेज़ थे उसके अंदर उसने स्कूल अटेंड किया है, एक भी उसने लीव नहीं ली, तो उसकी वो 100% है, ठीक है? अगर जैसे बोलते हैं कि आपका ग्लास वाटर से कितना भरा है, तो 100% ऊपर तक, यानी कि पूरा भरा हुआ है। यानी हम एक हर चीज़ को मान के चलते हैं कि हर चीज़ कंप्लीट होती है और कंप्लीट जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं 100%, यानी इतनी 100% कंप्लीट है। यानी कि हमने 100 उस फिगर को एक कंप्लीट वैल्यू के अंदर डिफाइन कर दिया है कि 100 मतलब कंप्लीट, 100% मतलब कंप्लीट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको दे रखा है कि एक स्कूल के अंदर 30% गर्ल्स हैं। आपसे पूछा जाता है कि बॉयज़ कितने हैं? अब आप बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी होगी कोई? भाई तो स्कूल के अंदर 30% गर्ल है, भाई इतना सा दे रखा है। ना नंबर दे रखा है, ना कुछ दे रखा है। 30% गर्ल है, बॉयज़ कितने परसेंट है? आप क्या बोलोगे? सर कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। 100% में से 30% माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 70%। तो 70% बॉयज़ है। मैंने अच्छा चलो एक चीज़ और बताओ। एक एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम के अंदर 74% कैंडिडेट्स जो थे वो प्रेज़ेंट थे, यानी कि किसी एग्ज़ाम के अंदर जितने फॉर्म भरे गए उसमें से केवल 74% कैंडिडेट्स ही आए एग्ज़ाम देने के लिए। तो एब्सेंट कितने बच्चे रहे, एब्सेंट कितने कैंडिडेट रहे, ये बताओ। तो आप क्या कहोगे कि सर कुछ नहीं है, बहुत आसान है, 100% में से माइनस कर दो 74% को, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, उसको हम लिख देंगे। तो कितने परसेंट बच्चे एब्सेंट रहे? 26% एब्सेंट रहे। तो आपने इस चीज़ को, इन फिगर्स को किस तरह से निकाला? आपने क्या माना कि टोटल कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हमको नहीं दे रखी, तो वो टोटल कंप्लीट 100% है, तो जितनी परसेंट यहाँ दे रखी है उसको 100% में से माइनस करेंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होल अबाउट द परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज के अंदर हम किसी भी चीज़ को 100% को कंप्लीट मान के चलते हैं और जो भी वैल्यू होती है इसके रिस्पेक्ट में हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो गिवन वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसके अंदर 100% बच्चे हैं तो 30% गर्ल, तो सब बॉयज कितने परसेंट? 100%। जबकि मैंने यहाँ लिखा नहीं आपको 100% बच्चे हैं, मैंने तो नहीं लिखा, आपने खुद ने एज्यूम किया ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कंसेप्ट पहले से ही फिट है कि 100% यानी कि कंप्लीट, यानी टोटल। कंप्लीट मतलब 100%, जो भी चीज वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे। इधर भी 100% स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 74% आए, तो एब्सेंट कितने हुए? 100% में से माइनस कर दिया, तो आंसर कितना है? 26%। So this is the concept of whole. Now the last topic of this video is estimation. So our last topic is estimation. Estimation is also a part of percentage. ठीक है? Estimation क्या करता है? किसी भी एरिया में किसी पोर्शन के बारे में, कि उसके कवर्ड एरिया के बारे में बताने में हेल्प करता है परसेंटेज। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उसके बाद इस टॉपिक का थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके चारों साइड इक्वल है, कोई भी एक एरिया ले लिया, स्क्वायर ले लिया मैंने, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसके डायगोनल के थ्रू। इसके डायगोनल बनाए, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 ट्राइंगल हो गए इसके, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट हो गए। अच्छा मुझे ये बताइए, 2 पार्ट को मैंने शेडेड कर रखा है, तो यहाँ पे शेडेड रीजन कितने हैं? 2, 2 रीजन शेडेड है। और नॉन शेडेड कितने रीजन हैं? नॉन शेडेड रीजन कितने हैं? 2। और टोटल रीजन कितने हैं? टोटल कितने पार्ट थे? 4। 4 में से 2 रीजन शेडेड है और 2 नॉन शेडेड है। अब देखिए मैं बोलता हूं कि ये बताइए कि रेशियो ऑफ शेडेड रीजन
शेडेड रीजन का रेशो कितना है? रेशो दो नंबर्स के बीच में जो भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम रेशो एक उसका मेथड होता है। तो शेडेड रीजन है, देखिए शेडेड रीजन का रेशो निकालना है, तो शेडेड रीजन का रेशो निकालना है। तो शेडेड रीजन है कितना? 2। कितने में से? 4 में से। देखिए आप खाली अगर 2 लिखोगे रेशियो ऑफ शेडेड रीजन तो इसका कोई मतलब ही नहीं है 2। भाई 2 क्या, किससे कंपेयर कर रहे हो आप उसको? रेशियो का मतलब ही कंपैरिजन है, यानी कि दूसरा किससे कंपैरिजन करना होगा, और कंपैरिजन हम किससे करेंगे? टोटल क्वांटिटी से। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ने टोटल रीजन कितने थे? 4। तो मैंने क्या लिखा? 2/4, यानी कि रेशियो कितना आया? 1 और ये 2 यानी 1/2। तो रेशियो ऑफ शेडेड रीजन कितना आया? 1:2। अब देखिए रेशियो ऑफ नॉन शेडेड रीजन, अब नॉन शेडेड रीजन का निकालना है। नॉन शेडेड रीजन कितना है? 2। टोटल रीजन कितने हैं? 4। 4 में से 2 रीजन नॉन शेडेड यानी कि 1/2। आया? सॉल्यूशन हुआ? ठीक है, ये तो हुआ रेशो। अगर इन्हीं एरिया को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जन, फ्रैक्शन से डेसिमल, फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं हम? जब भी हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन, अब परसेंटेज निकालनी है मुझे शेडेड रीजन की, तो शेडेड रीजन है कितना? 1/2। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 50%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ नॉन शेडेड रीजन, अब नॉन शेडेड रीजन का परसेंटेज निकालना है तो नॉन शेडेड रीजन कितने हैं? 1/2 यानी 1 आउट ऑफ 2, दो में से एक, मल्टीप्लाई बाय 100% तो कितना आया? 50%। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फिगर का 1/2 पार्ट शेडेड है या फिर 50% पार्ट शेडेड है। उसी तरह से इस फिगर का 1/2 पार्ट, 1/2 यानी आधा, देखिए आधा ही हो गया ना, 4 में से 2 शेडेड 2 नॉन शेडेड, तो आधा पार्ट 1/2 पार्ट नॉन शेडेड है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 50% पार्ट नॉन शेडेड है। दिस इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन किसी भी एरिया को, एरिया में किसी भी एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन को अगर आपको देखना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो कितना शेडेड है, कितना नॉन शेडेड है, फिर उसका कितना पार्ट है, ये दूसरे टोटल का कितना पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। और इसको हम रेशियो और परसेंटेज की मदद से इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन। ओके, सो दिस इज द टॉपिक्स ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो सेकंड पार्ट के अंदर कवर किए जाएंगे। आपको इन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जो नोट्स अपलोड किए गए हैं उसके अंदर आप सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आपको केवल नोट्स को रिवाइज करना है, वीडियो देखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है। अपने एनसीईआरटी अपनी बुक्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या फिर कहीं से आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई डाउट अराइज होता है उन क्वेश्चन को करते वक्त, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे उन क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं। आपको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर उनके सॉल्यूशन भेजूंगा। अगर अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा होते हैं तो हम उनके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के, और तब तक आप इनको रिवाइज करना, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ना ताकि आप उन चीज़ों को बेटर वे में समझ सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।